हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए 7वां मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वह 6 मॉडल पेपर आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कुल है जो कि आपका 120 नंबर का दोस्तों मॉडल पेपर होने वाला है। परीक्षा पैटर्न पर आधारित दोस्तों कुल आपका मॉडल पेपर होगा। इसमें है जो कि आपके 80 नंबर के राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे और 40 नंबर के है जो कि पार्ट बी नगर पालिका अधिनियम से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और मॉडल पेपर भी दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से तैयार किया ताकि दोस्तों जो भी आपने अपना सिलेबस पढ़ा है दोस्तों, उसमें है जो कि आपका एक आधा टॉपिक रह चुका है तो वो भी है जो कि इसमें आपका कवर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। क्या गजब की लाइन है दोस्तों। अगर दोस्तों जमकर मेहनत करोगे, जमकर पसीना बहाओगे, तो दोस्तों इस मंजिल की इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि वो आपसे दूर रह सके। ये मंजिल दोस्तों ज़रूर आपके सामने घुटने टेकेगी, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको पूरी शिद्दत से दोस्तों पूरी जी जान लगानी होगी दोस्तों, पूरी मेहनत करनी होगी। परीक्षा से पहले दोस्तों आपके कुल 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं और वादा रहा दोस्तों आपसे कि इन मॉडल पेपर को दोस्तों आपने समय देकर दोस्तों पूरी ढंग के साथ निकाल लिया तो इन समय की पूर्ति दोस्तों आपके परीक्षा हॉल में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राज्य में उत्तम किस्म का हेमेटाइट लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? याद है आपको? जल्दी से बताइए। राजस्थान में उत्तम किस्म का हेमेटाइट लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? याद करो दोस्तों। नीमला क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान कौन सा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद करो दोस्तों, राजस्थान में हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान कौन सा है? याद है दोस्तों आपको? कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइए। याद करो दोस्तों, बाबरमल उदयपुर है। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद करो दोस्तों, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से बताइए कहाँ पर है दोस्तों शीशे की सबसे बड़ी खान राजस्थान में? दोस्तों याद करो, जाबर देवारी में है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जाबर देवारी कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है, तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि आंतरिक स्रोत से सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। आंतरिक स्रोत से सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो कौन सी झील है दोस्तों? सांबर है। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की द्वितीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई? अति महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान की द्वितीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई? याद है दोस्तों आपको कब की गई थी? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। अगस्त 1994 को की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान की पहली खनिज नीति कब लागू की दोस्तों, तो 1978 में की गई। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जितने भी दोस्तों आपकी इर्द गिर्द क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जनकपुरा और सरवाड़ा खान किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से बताइए दोस्तों, जनकपुरा और सरवाड़ा खान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? याद है दोस्तों आपको किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तांबड़ा के लिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर
बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कैल्साइट के सर्वाधिक भंडार किस जिले में है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान में कैल्साइट के सर्वाधिक भंडार किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों, याद है आपको किस जिले में है? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि रायसीना व वसुआ क्षेत्र किस जिले में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए दोस्तों। रायसीना व वसुआ क्षेत्र किस जिले में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? याद करो दोस्तों, किस जिले में है? जयपुर जिले में है और चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही इसका एकदम सही आंसर हो। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य में तांबा गलाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद करो दोस्तों। राजस्थान में तांबा गलाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ लगाया गया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, खेतड़ी में लगाया। और खेतड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, छाप के बताइए। खेतड़ी दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर मिलता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान में संगमरमर की सर्वाधिक खानें किस जिले में हैं, तो दोस्तों राजसमंद में है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर मिलता है, तो छाप के रखिएगा दोस्तों, मकराना में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों जल्दी से बताइए, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, किस जिले की है? जैसलमेर की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी है? याद है दोस्तों आपको कौन सी जनगणना है? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है या 12वीं राष्ट्रीय जनगणना है या दोस्तों 14वीं राष्ट्रीय जनगणना है या 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है? जल्दी से बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ये है जो कि आपकी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य में सर्वाधिक वर्दी वाला दशक कौन सा रहा? जल्दी से बताइए दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक वर्दी दर वाला दशक कौन सा रहा? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। 1971 से 1981। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? देखिए दोस्तों, किस प्रकार आपको क्वेश्चन घुमा घुमा कर दोस्तों पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। 8वां स्थान है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य में कपास उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कपास उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? याद करो दोस्तों, कौन सा जिला है? भरतपुर और हनुमानगढ़। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर भी है और हनुमानगढ़ भी है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है?
तो याद करो दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, बीकानेर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के कुल कर्षित क्षेत्रफल के लगभग 25% भाग पर दोस्तों आपके बोया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो याद है दोस्तों आपको कौन सा अनाज है? जल्दी से बताइए, कौन सा अनाज है दोस्तों? बाजरा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया गया है? जल्दी से बताइए, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इजराइल इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी छापना, बिल्कुल जोजोबा या फिर होहोबा को बोया गया है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर दोस्तों क्या बोया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बड़ा इजी सवाल है दोस्तों। राज्य में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर क्या बोया जाता है दोस्तों? सोयाबीन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक खरीफ की दाल कहाँ पर बोई जाती है और उत्पादित की जाती है? याद करो दोस्तों, सर्वाधिक खरीफ की दाल राजस्थान में कहाँ पर बोई जाती है और उत्पादित की जाती है? याद है दोस्तों आपको, नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। खरीफ की दाल सर्वाधिक नागौर जिले में बोई जाती है और वहीं से है जो कि उत्पादित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए कहाँ पर है दोस्तों? रामसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि रामसर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो है जो कि अजमेर में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि किस नस्ल की भेड़ का अनुसंधान केंद्र अविका नगर में है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान का लाइव स्टॉक दोस्तों आपने पढ़ा है, तो जल्दी से बताइए कि किस नस्ल की भेड़ का अनुसंधान केंद्र अविका नगर में है? याद है दोस्तों आपको किस किस भेड़ की नस्ल का अनुसंधान केंद्र अविका नगर में है? तो मालपुरा भेड़ का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के पहले गो अभ्यारण्य की स्थापना से संबंधित जिला कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान के पहले गो अभ्यारण्य की स्थापना से संबंधित जिला बताना है दोस्तों। याद करो दोस्तों, कौन सा जिला है? बीकानेर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि चोकला भेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? याद करो दोस्तों, किन जिलों में पाई जाती है चोकला भेड़? याद है दोस्तों आपको, चोकला भेड़ दोस्तों अगर आपसे पूछे दोस्तों तो छाप के रखिएगा, आपके नागौर और चूरू जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय मोरिनो भेड़ की नस्ल किसे कहा जाता है? याद करो दोस्तों, भारतीय मोरिनो भेड़ की नस्ल किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसे कहा जाता है? चोकला भेड़ को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? याद करो दोस्तों, क्वेश्चन को दोस्तों सही तरीके से पढ़ो कि राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण केंद्र संस्थान पूछ रहा है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में नहीं दोस्तों, आपके अजमेर ज़िले में
भी नहीं है और बाड़मेर में भी नहीं है, जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र में प्रारंभ की गई थी? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई? याद है दोस्तों आपको किस अनुसंधान केंद्र में? झालावाड़ में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वह प्रशस्ति कौन सी है जो संसार में प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी है तथा 17वीं सदी की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था जानने हेतु अत्यंत उपयोगी है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। स्टार लगा लो, क्या स्टार लगा लो दोस्तों। और जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप कर बताओ कि वह प्रशस्ति कौन सी है जो संसार के प्राप्त शिलालेखों में बड़ी है, सबसे बड़ी है और 17वीं सदी की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था जानने हेतु अत्यंत उपयोगी है। कौन सी है दोस्तों? राज प्रशस्ति है। कब की है दोस्तों? 1676 की है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? याद है दोस्तों आपको कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 3 अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? याद है दोस्तों आपको राजस्थान में अभिलेख एवं सिक्के दोस्तों आपने पढ़े हैं, तो जल्दी से बताइए कि झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? याद करो दोस्तों कौन सी रियासत से संबंधित है? जयपुर से, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? याद है दोस्तों आपको रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। राजस्थानी कला का संकलन, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है राजस्थानी कला का संकलन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि वह अभिलेख कौन सा है जिसमें दोस्तों आपके सांभर के चाहमन शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा अभिलेख है जिसमें सांभर के चाहमन शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? याद करो दोस्तों कौन सा अभिलेख है? हर्षनाथ अभिलेख, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया अभिलेख कौन सा था? याद है दोस्तों आपको कौन सा अभिलेख था जो कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था? जल्दी से बताइए, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा था? मानमोरी का लेख, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए दोस्तों आबू का जो अभिलेख है उनका लेखक कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइए कौन है? शुभचंद्र, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गिलुंड की खुदाई का कार्य किसने किया? याद करो दोस्तों गिलुंड कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में है। उसकी खुदाई का कार्य किसने किया दोस्तों? जल्दी से बताइए। पुरातात्विक स्थल और सभ्यता से संबंधित दोस्तों आपने टॉपिक पढ़ा था ना, तो याद करो दोस्तों गिलुंड की खुदाई का कार्य किसने किया था? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। बीबी लाल ने, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि दर सभ्यता कहाँ स्थित है? याद करो दोस्तों दर सभ्यता कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए कहाँ पर है दोस्तों? दर सभ्यता भरतपुर में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि
सोनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? याद है दोस्तों आपको सोनारी सभ्यता सभ्यता से संबंधित दोस्तों आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे ना, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और सभ्यता से संबंधित। तो जल्दी से छाप कर बताइए दोस्तों कि सोनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है। याद करो दोस्तों, कांतली नदी। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ। याद करो दोस्तों, अशोक का शिलालेख जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी, कब दोस्तों? 1835 या 37 में। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल, अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बैराट से। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है। याद करो दोस्तों, पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। गणेश्वर सभ्यता को। बिल्कुल, पुरातत्व का पुष्कर है जो कि गणेश्वर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी। याद करो दोस्तों, मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी। जल्दी से बताइए, कौन सी पदवी धारण की दोस्तों? हिंदू बादशाह की। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जहांगीर ने किस राठौड़ वंशीय शासक को दलथंबन की उपाधि प्रदान की। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। जहांगीर ने किस राठौड़ वंशीय शासक को दलथंबन की उपाधि प्रदान की। याद है दोस्तों आपको किसको की थी? राव गज सिंह को। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मारवाड़ का संस्थापक के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन है। याद करो दोस्तों, मारवाड़ का संस्थापक के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन है दोस्तों? राव सिंह। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना दोस्तों राव सिंह ने की थी, और मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना दोस्तों छापना गुहिलदित्य ने की थी, और जयपुर के कछवा वंश की स्थापना दुलेराय ने की थी। तो इन सारे हैं जो कि शासकों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों, फटाफट से अपने मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन था। याद करो दोस्तों, मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन था। याद है दोस्तों आपको? कौन था, जल्दी से बताइए। राव चूड़ा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन है दोस्तों। याद है आपको? जल्दी से बताइए, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक दोस्तों कौन था। जल्दी से बताइए, तो कौन था दोस्तों? मिर्जा राजा जयसिंह। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जोधपुर के शासक रावचंद्र सेन की शक्ति का अंतिम केंद्र कौन सा था। याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए, कौन सा था दोस्तों? जोधपुर के शासक रावचंद्र सेन की शक्ति का अंतिम केंद्र दोस्तों आपको बताना है कौन सा था। सिवाना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। सिवाना दोस्तों अगर आपसे पूछे कहाँ स्थित है तो छाप के रखिएगा दोस्तों, बाड़मेर में है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अकबर ने नागौर प्रवास के दौरान कौन से तालाब का निर्माण करवाया था। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, अकबर ने नागौर प्रवास के दौरान कौन से तालाब का निर्माण करवाया था।
याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। शुक्र तालाब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि आवल बावल की संधि के समय मारवाड़ का शासक कौन था? याद है दोस्तों आपको? कौन था जल्दी से बताइए। मारवाड़ का शासक आवल बावल की संधि के समय कौन था दोस्तों? जोधा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, राव जोधा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जोधपुर दुर्ग का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर किया गया है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। जोधपुर दुर्ग का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर किया गया है? याद करो दोस्तों, चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा और दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा व सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? याद करो दोस्तों, किसके द्वारा? सरदार सिंह द्वारा लगाया गया था। सरदार सिंह द्वारा लगाया गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कुंभा के समय प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? याद है दोस्तों आपको? सारंगपुर का युद्ध याद करो दोस्तों, कब हुआ था? 1437, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? याद करो दोस्तों, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए। तो किसे माना जाता है दोस्तों? राव राणा कुंभा को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। राव कुंभा मत करना दोस्तों, है ना, राणा कुंभा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार भोज ने नागदा में कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? याद करो दोस्तों, बड़ा इजी सवाल है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार भोज ने नागदा में कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? कौन से तालाब का? भोजसर तालाब का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? याद है दोस्तों आपको? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता याद करो दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए। जगत सिंह द्वितीय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? याद करो दोस्तों, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था दोस्तों? जल्दी से बताइए कौन था दोस्तों? उदय सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि बप्पा रावल का स्मारक कहाँ स्थित है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। बप्पा रावल का स्मारक कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों? नागदा में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि महाराणा द्वारा उमरावों को दिया जाने वाला प्रमुख सम्मान कौन सा था? याद करो दोस्तों। आप दोस्तों उस पल को याद करते हुए पढ़ते जाओ दोस्तों, बस उस पल को याद करो दोस्तों जब आपका सिलेक्शन होकर दोस्तों आप घर लौटोगे और आपकी माँ के दोस्तों चेहरे पर दोस्तों खुशी है, उन खुशी को दोस्तों याद करके बस आप पढ़ते जाओ। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, महाराणा द्वारा उमरावों को दिया जाने वाला प्रमुख सम्मान कौन सा था? याद है दोस्तों आपको? चौफेरी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गोहिल वंशीय शासक कौन था? तो याद करो दोस्तों, सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गोहिल वंशीय शासक आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों।
बप्पा रावल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि रतन सिंह का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है। हर मॉडल पेपर की तरह इसका भी ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है। याद करो दोस्तों जल्दी से, कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है, जल्दी से बताइए दोस्तों। राजसमंद में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि दादू दयाल ने वाणी ग्रंथ की रचना किस आमेर शासक के समय की। या समय करना दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। दादू दयाल ने वाणी ग्रंथ की रचना किस आमेर शासक के समय की थी। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। राजा मान सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर कौन था दोस्तों, जल्दी से बताइए। शिक्षा शास्त्री था, या दोस्तों खगोल शास्त्री था, या फिर वास्तु शास्त्री था, या फिर कोई नहीं। तो कौन था दोस्तों, वास्तु शास्त्री, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर का कौन सा शासक स्वयं एक बीनकार था एवं संगीत का ज्ञाता था। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। जयपुर का कौन सा शासक था दोस्तों जो स्वयं एक बीनकार था और संगीत का भी ज्ञाता था। याद करो दोस्तों कौन था, राम सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि सबसे बड़ी वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने कहाँ करवाया था। तो याद करो दोस्तों कहाँ करवाया था सबसे बड़ी वेधशाला का निर्माण। दोस्तों आपको याद करवाने के लिए दोस्तों मैंने लिख दिया है जंतर मंतर। एग्जामिनर दोस्तों आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी वेधशाला का निर्माण सवाई जय सिंह ने कहाँ करवाया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। सबसे बड़ी वेधशाला का निर्माण है जो कि आपके जयपुर में करवाया, ऑप्शन नंबर ए छापना। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि सवाई जय सिंह ने जो 5 वेधशाला बनाई थी उसमें सबसे पहली वेधशाला का निर्माण आपसे पूछे तो छाप के रखिएगा दिल्ली में है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मानसिंह का राजकवि कौन था। याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए। मानसिंह का राजकवि कौन था दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन था। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल हापा बाल्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर रियासत में जागीरों के विभाजन का आधार क्या था। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। जयपुर रियासत में जागीरों के विभाजन का आधार क्या था दोस्तों, क्या था दोस्तों जल्दी से बताइए। बाहर कोटड़ी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी। याद है दोस्तों आपको किसने दी थी, औरंगजेब ने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि बिहारी सतसई नामक ग्रंथ का रचिता किसका दरबारी था। याद करो दोस्तों, तो फटाफट से बताइए दोस्तों। बिहारी सतसई नामक ग्रंथ का रचिता बिहारी किसका दरबारी था दोस्तों, किसका था दोस्तों जल्दी से बताइए। मिर्जा राजा जय सिंह का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न है आपका कि मिर्जा राजा जयसिंह का अंतिम अभियान कौन सा था। याद करो दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह का अंतिम अभियान कौन सा था। याद है दोस्तों आपको कौन सा अभियान था। बीजापुर का अभियान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कछवाओं की प्राचीनतम राजधानी किसे माना जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, कछवाओं की प्राचीनतम राजधानी बताना है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है। डी, बिल्कुल कछवाओं की प्राचीनतम राजधानी है जो कि दौसा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि हम्मीर ने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर दुर्ग में करवाया था। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। हम्मीर ने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर दुर्ग में करवाया था। याद है दोस्तों आपको 32 खंभों की छतरी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी थी। जल्दी से बताइए दोस्तों, वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी थी। याद है दोस्तों आपको कौन सी थी दोस्तों। अर्थोना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अर्थोना कहाँ पर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप कर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि बूंदी के किस शासक को श्री जी के नाम से जाना जाता है। याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए। उम्मेद सिंह को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कोटा की फौज ने जयपुर के माधो सिंह की फौज को कौन से युद्ध में पराजित किया। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। कोटा की फौज ने जयपुर के माधो सिंह की फौज को कौन से युद्ध में पराजित किया था दोस्तों। जल्दी से बताइए। भटवाड़ा के युद्ध में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि सूरीमल मिश्र ने राम सिंह हाड़ा के शासनकाल में किस ग्रंथ की रचना की थी। याद है दोस्तों आपको किस ग्रंथ की रचना की। जल्दी से बताइए। वंश भास्कर की रचना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कान्हड़ देव कौन था। याद करो दोस्तों, कान्हड़ देव कौन था। कौन था दोस्तों, जालौर का एक शासक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि चौहान राज्य के प्रारंभिक केंद्र शाकंभरी की राजधानी क्या है। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। चौहान राज्य के प्रारंभिक केंद्र शाकंभरी की राजधानी दोस्तों कौन सी थी। अहिछत्रपुर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं। याद है दोस्तों आपको पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है दोस्तों। कौन है दोस्तों, जयानक भट्ट। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है तो चंद्रबरदाई थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और हम्मीर रासो के रचयिता दोस्तों जोधराज। और हम्मीर विजय के है जो कि नैनचंद्र सूरी। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि चौहानों में पितृहंता कौन कहलाता है। तो याद है आपको चौहानों में पितृहंता कौन कहलाता है। जल्दी से बताइए कौन कहलाता है दोस्तों। जगदेव कहलाता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था। याद करो दोस्तों, हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता
कि मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, जल्दी से बताइए। तो कहाँ करवाया था दोस्तों, जल्दी से बताइए कहाँ करवाया। चित्तौड़ में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस पार्ट बी में सही होते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों आपका कि यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 का उल्लंघन करता है तो दंड का प्रावधान क्या है, जल्दी से बताइए दोस्तों। दंड का प्रावधान क्या होगा, बिल्कुल 2000 रुपये तक का जुर्माना होगा और दोस्तों आगामी 6 वर्ष तक है जो कि चुनाव पर प्रतिबंध होगा। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका में कार्य संचालन और वार्ड समितियों से संबंधित धाराएं बतानी है आपको। कौन सी धारा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। नगर पालिका में कार्य संचालन और वार्ड समितियों से संबंधित धाराएं बतानी हैं। याद करो दोस्तों, कौन सी धाराएं हैं, धारा 51 से 66। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है। इजी इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं आपको बार बार करवा चुका हूँ। किस संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, याद करो दोस्तों। कौन सा संवैधानिक संशोधन, 74वां, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में राइट टू रिकॉल कानून का प्रथम बार प्रयोग दिसंबर 2012 में कहाँ किया गया। जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों नगर पालिका एक्ट में, वे भी है जो कि आपकी इसमें क्लियर होने वाली है। मैंने कहा था ना दोस्तों, जो वादा दोस्तों मैंने आपसे किया था दोस्तों वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। जितने भी दोस्तों आपके सिलेबस में टॉपिक है उनसे रिलेटेड है जो कि पूरे मॉडल पेपर तैयार किए हैं। तो जल्दी से बताइए, राइट टू रिकॉल कानून का प्रावधान प्रथम बार दिसंबर 2012 में कहाँ किया गया था। याद है दोस्तों आपको, मांगरोल नगर पालिका 12 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 46 के अनुसार नगर पालिका के गौण अन्य कार्य क्या है। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या है अन्य कार्य। याद है दोस्तों आपको, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और दोस्तों शिक्षा व संस्कृति से संबंधित है और लोक कल्याण से भी संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्यपालक समिति के अलावा जो अन्य समितियां नगर पालिका में होगी वह कौन सी होगी दोस्तों। एक स्वच्छता समिति होगी, वित्त समिति भी होगी, भवन अनुजा एवं संक्रमण समिति भी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि शहरी निकायों का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा दोस्तों लैंग्वेज चेंज करके है जो कि मैंने प्रश्न रखा है, ताकि दोस्तों आपको एग्ज़ाम में दोस्तों किसी भी तरीके से पूछे तो आप बस बड़े इजी तरीके से उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो शहरी नगरीय निकायों का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों, 21 वर्ष। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा और इसका मेंशन भी धारा 21 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि धारा के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध की तारीख से कितने दिवस के भीतर नगर पालिका की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए कितने दिवस दोस्तों। याद है दोस्तों आपको, तो याद करो दोस्तों कितने दिवस,
7 दिवस इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि हृदय योजना के लिए कुल परिव्यय क्या है। हृदय योजना याद करो दोस्तों, सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? पिछले मॉडल पेपर में बताया था दोस्तों। जल्दी से बताइए, हृदय योजना सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई? राजस्थान में। अब बताना है दोस्तों हृदय योजना के लिए कुल परिव्यय क्या है। याद है दोस्तों आपको, कुल परिव्यय है जो कि आपका 500 करोड़ है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा और दोस्तों प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा। तो दोस्तों प्रत्येक नगर निगम के लिए कौन होगा? याद है दोस्तों आपको, प्रत्येक नगर निगम के लिए तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन होगा? एक महापौर होगा। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका से संबंधित समस्त समाचार पत्र सामान्यतः किसके नाम से भेजे जाते हैं? नगर पालिका से संबंधित, क्या नगर पालिका से करना ना, नगर पालिका से संबंधित समस्त समाचार पत्र सामान्यतः दोस्तों किसके नाम से भेजे जाते हैं? याद है आपको किसके नाम से भेजे जाते हैं? जल्दी से बताइए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य आपको बताना है। तो संकल्प वाक्य क्या था दोस्तों? कोई भी भूखा ना सोए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान दे है? याद करो दोस्तों, कितना है दोस्तों? 17 रुपये। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भाषा से क्या अभिप्राय है? नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। भाषा से क्या अभिप्राय है? वास यानी सुविधा के लिए उपयोग में लाया गया भवनों का समूह है, भवन भी है और दोस्तों भवन का कोई भी भाग है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अमृत मिशन 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद करो दोस्तों कौन सा है? इसमें परियोजनाओं के लिए धन केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय यानी यूएलबी द्वारा साझा किया जाएगा। बिल्कुल सही है। और अटल मिशन का मकसद आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ए और दोनों इसका एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में सदस्य पद पर अहिर्त व्यक्ति का उल्लेख किस धारा में है? याद है दोस्तों आपको, अभी बताया था। किस धारा में है? धारा 21 में। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अमृत योजना के प्रारंभिक चरण में कितने शहरों का आवंटन किया गया? याद करो दोस्तों, कितने शहरों का आवंटन किया गया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए। कितने शहरों का आवंटन किया गया? 90 शहरों का। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में लगभग कितने नगरीय निकाय हैं? याद है दोस्तों आपको, कितने हैं? जल्दी से बताइए। 213 है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी से क्या तात्पर्य है? याद करो दोस्तों, नगर निगम के मामले में
मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त, बिल्कुल है सही। नगर परिषद के मामले में आयुक्त होगा और नगर पालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका सदस्य अपने पद से इस्तीफा कैसे दे सकता है। याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका सदस्य अपने पद से कैसे इस्तीफा दे सकता है। लिखित नोटिस देकर दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि धारा 87 के अनुसार नगर पालिका बजट अनुमान तैयार करने का अधिकारी कौन है। याद करो दोस्तों, धारा 87 के अनुसार नगर पालिका में बजट बजट अनुमान नहीं दोस्तों, बजट अनुदान करना ना, बजट अनुदान तैयार करने का अधिकारी कौन है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि बैठक की गणपूर्ति के लिए संपूर्ण संख्या में कितने सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। याद करो दोस्तों, कितने सदस्य होना आवश्यक है। तो 1/3 सदस्य होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने पर कितनी सजा का प्रावधान है। याद करो दोस्तों, कितनी वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो याद है आपको कितनी वर्ष की सजा का प्रावधान है दोस्तों। 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के संदर्भ में नगर पालिका द्वारा समझौता करने का प्रावधान किस धारा में है। याद करो दोस्तों, किस धारा में है, जल्दी से बताइए दोस्तों। समझौता करने का प्रावधान किस धारा में है, जल्दी से बताइए। धारा 306 में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी धारा उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण से संबंधित है। याद है दोस्तों आपको कौन सी धारा है, जल्दी से बताइए। धारा 187, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस धारा का अंतर्निहित विषय निष्पादन योजना से संबंधित है। याद करो दोस्तों, किस धारा का अंतर्निहित विषय निष्पादन योजना से संबंधित है। तो किस धारा का है दोस्तों, जल्दी से बताइए। धारा 159, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका असंगत की पहचान करनी है दोस्तों। धारा 92 में दोस्तों वित्तीय विवरण और तुलन पत्र है, बिल्कुल सही है। धारा 99 में आंतरिक लेखा संप्रेक्षा है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और धारा 90 में लेखाओं का संधारण, ये भी सही है। और धारा 94 में विशेष संप्रेक्षा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति होना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में अंतर्निहित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, किस धारा में अंतर्निहित है, किस धारा में दोस्तों। धारा 228 में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ कब किया। याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम दोस्तों जहर सवाल है। जल्दी से बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ कब किया। याद है दोस्तों आपको कब किया था, 1 अक्टूबर 2021 को। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम
सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अनुच्छेद 243 यू नगरीय निकायों की किस व्यवस्था से संबंधित है। याद है दोस्तों आपको, किससे संबंधित है? कार्यकाल से। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि धारा 239 का संबंध किससे है। याद है दोस्तों आपको, धारा 239 का संबंध किससे है दोस्तों? मकानों पर ब्रैकेट लगाने से है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के पास कौन सा दस्तावेज होना ज़रूरी है। याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कौन सा दस्तावेज होना ज़रूरी है? याद है आपको, जन आधार कार्ड होना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अमृत भारत मिशन, अमृत भारत योजना के प्रारंभिक चरण में कितने शहरों का आवंटन किया गया। ये क्वेश्चन है जो कि आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। कोई बात नहीं दोस्तों, 90 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि स्मार्ट राज प्रोजेक्ट क्या है। याद है दोस्तों आपको, स्मार्ट राज प्रोजेक्ट क्या है? शहरी निकायों में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न देखें तो अगला है दोस्तों कि नगर पालिका की एक कैलेंडर में वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होनी आवश्यक है। याद करो दोस्तों, कितनी बैठक होनी आवश्यक है। ये प्रश्न दोस्तों मैं बार बार क्यों दे रहा हूँ आपको पता है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कितनी बैठक होना जरूरी है? 6। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन से संबंधित है। याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है? कौन सी है दोस्तों? धारा 12 है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है कि SBM अर्बन 20 लाख में 1 लाख में कम से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए केंद्र व राज्यों के मध्य निधि साझा करने का पैटर्न क्या है। याद है दोस्तों आपको, पैटर्न है जो कि ये 50-50 पैटर्न है, कोई रहने वाला है 50:50। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगरीय निकायों की आय के स्रोत निम्न में से कौन से हैं। याद है दोस्तों आपको, स्थानीय सीमा में जो निहित कर लगते हैं वह गैस और गैर कर है, जैसे फीस, जुर्माना और केंद्रीय व राज्य अनुदान। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। PDF की चिंता मत करो दोस्तों, आप PDF है जो कोई आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर है जो कि इस क्लास की मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से बताइए कौन सा कथन सत्य है। नगरपालिका की बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। और नगरपालिका की बैठक में अपनी राय दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और नगरपालिका की बैठक में वोट कर सकता है, ये है जो कि नहीं कर सकता। और नगर पालिका की बैठक में वोट नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सी नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर डी छापना, क्या ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर है। नगर पालिका की बैठक में भाग ले सकता है, नगर पालिका की बैठक में अपनी राय भी दे सकता है, और दोस्तों नगर पालिका की बैठक में वोट नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका लास्ट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में वित्त वर्ष 2019-20 तक 5 वर्षों के लिए अमृत मिशन के लिए कुल परिव्यय क्या रखा गया था। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कुल परिव्यय क्या रखा गया था। याद है आपको? तो 50,000
करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का हमारा मॉडल पेपर। कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं दोस्तों जल्दी से बताइए। परीक्षा से पहले दोस्तों आपके कुल 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, परीक्षा से पहले आपके कुल 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं, और इन मॉडल पेपर को दोस्तों आपने पूरे ढंग के साथ निकाल लिया। वादा रहा दोस्तों आपसे, ये मंजिल दोस्तों आपसे दूर रहने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आपको क्लास के साथ साथ दोस्तों और भी समय देना है, और भी रिवीजन करना है, और बार बार है जो कि मॉडल पेपर की प्रैक्टिस भी करनी है। और परीक्षा से पहले दोस्तों जितने आप मॉडल पेपर निकालोगे, आपकी तैयारी दोस्तों उतनी ही निखरती जाएगी। और ये मॉडल पेपर दोस्तों मैंने इस तरीके से तैयार किए है ताकि दोस्तों जो भी आपके एक आधे सिलेबस से दोस्तों टॉपिक छूट चुका है वो भी है जो कि इसमें क्लियर होने वाला है। तो पूरी मॉडल पेपर को दोस्तों आपके कुल 30 मॉडल पेपर होंगे, उन 30 की 30 मॉडल पेपर को आप दोस्तों पूरी ढंग के साथ पढ़ोगे तो ये मंजिल दोस्तों आपके सामने ज़रूर घुटने टेकेगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल दी बेस्ट।